अगर मुझे कुछ सीखना भी है, सो आई वुड लॉग इन इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, या फिर आई वुड गूगल इट, आई वुड डू अ यूट्यूब वीडियो, सो आई वुड समबडी कम एंड डू अ फिजिकल कोर्स। इंसान की फितरत है, उसे एक व्यक्ति चाहिए करवाने के लिए, अपने आप नहीं करता। आज के युग में काम चला लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पैरेलली यू हैव टू क्रिएट अनदर रेवेन्यू सिस्टम व्हिच हैज अनदर फ्यूचर ऑफ 20-30 years. Talk about from a founder's lens of perspective. Should he start from delegating? Should he first figure out कि कैश फ्लो का मैं देखूं? Should he be like पहले हायर कर लेता हूँ? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है हमारे धंधे में, ये नहीं हो सकता। जो दस्तक दरवाजे पर किस्मत ने दी, या तो उस दस्तक से डर कर अंदर घुस जाओ, या दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। हर हर महादेव सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट पे। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। या सो सौरभ, आइडियली आप हमारी ऑडियंस के लिए काफी न्यू फेस है, राइट? सो आई वुड लीव इट अप टू यू दैट इन 60 seconds हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ, और आप कैसे बताओगे कि आप कौन से फाउंडर्स के लिए या फिर कौन से सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंड व्हाई आर यू डिफरेंट? Right, wonderful. So, I'm Dr. Saurav Narula. I'm an entrepreneur, TEDx speaker और बिजनेस कोच भी। पिछले कुछ सालों में मैंने ये अनुभव किया कि बिजनेस करते करते कि बिजनेस को हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में चलाना बहुत आसान नहीं है। बहुत सी हैसल्स हैं जो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स रोजाना देखते हैं, झेलते हैं। भले ही वो कोऑर्डिनेशन की हो, भले ही वो टीम के साथ बात करने की हो, लेबर की हो, प्रोक्योरमेंट की हो, नेगोशिएशंस की हो, सेल्स फनल की हो, बहुत से चैलेंजेस हैं और मैं भी उन चैलेंजेस से अछूता नहीं था। तो मैंने ये सोचा क्या किया जाए कि कुछ सिस्टम्स इन प्लेस किए जाएं। आई इन्वेस्टेड माय टाइम एनर्जी ऐसे सिस्टम्स को सीखने में, और जब मैं इन चीज़ों को सीख गया तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो सबको बताने लायक हैं, ये सबको बतानी चाहिए। तो तभी मैंने एज अ बिजनेस कोच स्टार्ट किया, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू impact a lot of lives. So how I am different? Now, अब जो लैंडस्केप है बिजनेस कोचिंग का हिंदुस्तान में, वो ज्यादातर अब लेक्चरिंग बेसिस पे चल रहा है। एक बिजनेस कोच है और सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, वो सुन रहे हैं, जो समझ पाते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो बस चुपचाप से होके निकल जाते हैं। बट मेरा मानना अलग है। मैं सोचता हूं कोचिंग शुड बी कोचिंग, लेक्चरिंग नहीं। जैसे रमाकांत अचरेकर थे सचिन तेंदुलकर के लिए कि क्लोजली मॉनिटर करके गाइड कर कर उसको समझा रहे थे और आज उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूं कि जिस जिस को मैं कोच करूं, मैं पर्सनली ऑब्जर्व करूं, आई फील देयर चैलेंजेस, और मैं पर्सनल समझ कर उनके बिजनेस को उनको गाइड करता हूं। And what category of business do you deal in usually, or is it open to all categories? From small businesses to big businesses. 5 एम्प्लॉइज से लेके 500 एम्प्लॉइज हो, 1-2-3 करोड़ का बिजनेस हो से लेकर 500 करोड़ का बिजनेस हो, हम सभी को हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी नीड्स हेल्प टू गो टू नेक्स्ट स्टेज। And when you say कि हम सबको हेल्प कर सकते हैं, so usually जिसके पास 5 एम्प्लॉइज है और जिसके पास 500 एम्प्लॉइज है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक बिजनेस करने वाला बंदा यूजुअली फेस करता है, राइट? सो 4-5 बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आप यूजुअली देखते हो इन बिजनेसेस में जो ज्यादातर सभी को आ रही होती है? स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है, आपने सही कहा, वो कॉमन है कुछ तो। जैसे कि कोऑर्डिनेशन। हर वक्त एक बिजनेस ओनर फोन पर लगा रहता है, ईमेल पे लगा रहता है, कोऑर्डिनेशन करता रहता है अपनी ही टीम के साथ। वो एक टास्क देता है और देकर भूल जाता है, और करने वाला भी भूल जाता है। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद कुछ उसे याद आता है, और तब वो कहता है क्या हुआ उस टास्क का? तो एम्प्लॉय कहता है सर उस दिन ऐसा कुछ हुआ, उस दिन ऐसा कुछ हुआ और वैसा कुछ हुआ, इसलिए नहीं किया। और तब हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट शुरू। और ये हर ऑफिस का केस है। सेकंड जो चैलेंज मुझे लगता है वो है कि फायर फाइटिंग। बिजनेस ओनर्स हर वक्त फायर फाइटिंग के मोड में है। आज ये प्रॉब्लम हो गई, इस आग को बुझाते हैं, कल उस आग को बुझाते हैं, और ज्यादातर ये सब काम वो खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डेलीगेट करने की आर्ट को, साइंस को समझते नहीं है। करेक्ट। तीसरा प्रॉब्लम है कैश फ्लो का, बिकॉज हिंदुस्तान में अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम नहीं आया है कि कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन हो सके।
सो मिलता क्या उन्हें, वो तकाजे करते रहते हैं और मिलती है तारीख पे तारीख। सो कलेक्शन इंजन होना, कलेक्शन सिस्टम होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड फोर्थ चैलेंज विच इज अनदर बिग चैलेंज इज कि अकाउंटेबल टीम मेंबर्स नहीं है, क्योंकि हमें वो विद्या नहीं है, हमें वो समझ नहीं है कि कैसे अपनी टीम्स को ग्रूम करना है, कैसे उन्हें अकाउंटेबल बनाना है और क्या मैकेनिज्म्स लगाने हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। Then out of these four, sir, मतलब सबसे पहले if I'm a person who's having a team of say 5 members, right? मैं इन 4 चीजों में से सबसे पहले क्या सॉल्व करूँ to move to the other level of it? इन 4 से भी पहले एक चीज है जो सॉल्व करनी है, हाँ. वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आई बिलीव कि लिमिटिंग बिलीव्स और लिमिटिंग माइंडसेट सबसे बड़ा बैरियर है किसी भी चीज को बदलने के लिए। तो इससे पहले कि हम अपनी कंपनी में कुछ चेंज करें, इससे पहले कि हम नए सिस्टम्स लेकर आए, हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और वो क्या परिवर्तन है सर? जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट को चेंज करना है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना है। कुछ भी सीखने से पहले डिसिप्लिन सीखना जरूरी है। हम सब सीखना चाहते हैं, इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, पर एक्शंस नहीं होते हैं। एक्शन आता है डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन है, रोजाना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी आप कुछ और अचीव कर पाएंगे। सो योर बिजनेस इज एज एफिशिएंट एज यू आर। जितनी आपकी एफिशिएंसी उतना ही एफिशिएंट आपका बिजनेस, जितनी आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी उतना ही बेहतर प्रोडक्टिव आपका बिजनेस है। करेक्ट। और सर मैं अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फिर डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए, बिकॉज हम यूजुअली बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, वी हैव 10,000 थिंग्स टू फिक्स इन लाइफ। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले अगर मैं खुद को डिसिप्लिन में फिक्स करना चाहूँ, सो व्हाट कुड आई डू, प्लस हाउ वुड आई इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी आफ्टर दैट? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी होंगी, कुछ चुनिंदा भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले है टास्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज। क्योंकि बिजनेस ओनर्स सब कुछ कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन में भी ध्यान दे रहे हैं, सेल्स में भी ध्यान दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में भी घुसे हुए हैं, फाइनेंस भी चेक कर रहे हैं और कस्टमर से भी बात कर रहे हैं और वेयर हाउस में भी चले जाते हैं और उसके साथ उनको फैमिली भी देखनी है। तो वो परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, हर जगह बिखरे हुए हैं। सबसे पहले उन्हें करना होगा टास्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो 3 लेवल्स पर होती है, हमने स्पेशली डिजाइन करी है। इसमें बिजनेस ओनर से पहले हम ये समझाते हैं कि आप वो लिखें कि क्या क्या काम करते हैं। ओके। फिर उसके बाद उसके पैरामीटर्स होते हैं। क्या ये काम आप डेलीगेट कर सकते हैं, क्या ये काम आप डेलीगेट नहीं कर सकते बिकॉज इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है या कुछ ऐसी विद्या इसमें इन्वॉल्व है जो आप ही कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाता है क्या ये आपकी एनर्जी को सक कर रहा है टास्क, क्या ये एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। अब मैंने 2 फैक्टर्स बताए, इन 2 फैक्टर्स के बेस में 4 केसेस अपीयर होते हैं। ओके, और क्या 4 केसेस? वो 4 केसेस है कि हाँ ये टास्क ऐसा है कि मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है और मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। ये मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है और मैं डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी एनर्जी को सक करता है और मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। ये मेरी एनर्जी को सक करता है और मैं डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये 4 केसेस सामने आए। तो सर जैसे आपने 4 फैक्टर्स बताए, तो जैसे आपने फर्स्ट फैक्टर बताया कि मेरी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है बट मैं डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ, सो उस केस में मैं क्या करूँ फिर? वो तो बहुत बढ़िया बात है, मैं एनर्जी को बूस्ट भी कर रहा है मेरी वो, और ये चीज भी ऐसी है जो मैं ही कर सकता हूँ, तो इस चीज को तो मुझे जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो टिक हो गया कि इसको तो करना ही करना है। अगर वाइसा वर्सा है कि मेरी एनर्जी को सक कर रहा है पर लेकिन मैं डेलीगेट भी नहीं कर सकता हूँ, बट एज अ बिजनेस पर्सन मेरे को वो बैंडविड्थ तो चाहिए मेंटली। जी, अगर कोई चीज मेरी एनर्जी को सक करती है और मैं उसको डेलीगेट करने में आज सक्षम नहीं हूं, तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला, मैं उस चीज को प्यार करने लगूं, उससे एनर्जी लेने लगूं, और दूसरा ऐसा सिस्टम ढूंढ लूं कि उसको मैं किसी और को ऑफलोड कर दूं, अपनी उस नॉलेज को किसी और को दे दूं। और ज्यादातर केसेस में एनर्जी सक वहीं हो रही होती है जहां पर हम परेशान हो जाते हैं बाकी सारे काम करके। और सर जो आपने थर्ड फैक्टर फिर बोला, मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, तो मेरी एनर्जी बूस्ट कर रहा है तो मैं क्यों ही डेलीगेट करूँ फिर उसको? मेरे को एज अ पर्सन भी तो वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, क्या मेरे को तो अच्छा लग रहा है काम करके। वेरी नाइस। अब यहाँ आता है एक और फैक्टर, वो आता है ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। अब हम देखेंगे कि मेरी एनर्जी तो बूस्ट होती है और मैं इसको डेलीगेट भी कर सकता हूं, बट क्या इस टास्क को करने में रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड अच्छा है? मेरी एवरेज एक आवरली, सपोज 1 घंटा मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं, मेरे 1 घंटे की एवरेज सैलरी या मेरी 1 घंटे की एवरेज इनकम क्या है?
क्या ये उसको जस्टिफाई करता है? हम्म, क्या मेरा जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो जस्टिफाई हो रहा है? अगर काम ऐसा है जिसमें कि वो बहुत लो वैल्यू वर्क है, बस मेरी एनर्जी बूस्ट होती है, तो आई वुड रादर डू समथिंग एल्स फॉर एनर्जी बूस्टिंग। अपना समय, काम के समय को खराब नहीं करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यही नहीं करते ना, सिंस यू मेंशन कि अपना आर्ली रेट आप देखो कि क्या आ रहा है। इंडियंस में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जितने भी बड़ी आपकी कंपनी होगी या फिर छोटी भी कंपनी होगी फॉर दैट मैटर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, उनको पता ही नहीं होता उनका आर्ली रेट क्या है। दे लाइक जस्ट बिहाइंड थिंग्स एंड दे डूइंग इट कि भाई मैं फाउंडर हूं या फिर आई एम सिटिंग एट XYZ पोजीशन, सो आई वुड हैव टू टेक द बर्डन एंड मूव अहेड। करेक्ट। सो वी कॉल इट MVOT, मनी वैल्यू ऑफ टाइम। सो अगर हम मनी वैल्यू ऑफ टाइम को समझ लेंगे और अपनी वर्थ को समझ लेंगे, हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें समझ आएगा कि कौन से काम नहीं करने हैं। क्योंकि कौन से काम करने हैं ये जानना आसान है, कौन से काम नहीं करने हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। जैसे हमने देखा कि टास्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज करी, ये देखा हमारी एनर्जी सक होती है कि एनर्जी बूस्ट होती है, डेलीगेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर देखा कि ये काम की रोटी हाई है कि लो है, और ये देखा ये काम स्ट्रैटेजिक है कि ऑपरेशनल है। इन सब फिल्टर्स के बाद जब हम छन्नी से छान लेते हैं और ये हमारे पास आ जाता है काम कि ये सारे काम है जो हमें करने चाहिए, तो वो पेरेटोस प्रिंसिपल कहलाता है। ओके। पेरेटोस प्रिंसिपल होता है कि वो ये कहता है, पेरेटोस प्रिंसिपल, कि 20% ऑफ द वर्क जो आप करते हैं उसके 80% इम्पैक्ट होते हैं, और ज्यादातर जो 80% आपके पास काम होते हैं उनके इम्पैक्ट सिर्फ 20% होते हैं। करेक्ट। तो हमने अपने 20% को खोजना है इस टास्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज के माध्यम से। जब हम खुद करते हैं एक्सरसाइज, सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं, और कोर्स के दौरान मैं मेंटर करता हूं लोगों को, ये एक्सरसाइज करवाता हूं उनके साथ बैठकर। तो जब वो खुद देखते हैं कि वो 100 काम कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता केवल उन्हें 20 काम करने की थी, और इन 20 कामों का इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर है, तो वो ये लर्न करते हैं 20 कैसे करने हैं और 80 कैसे छोड़ने हैं। वो छोड़ना वाला ही पार्ट सबसे डिफिकल्ट है सबसे ना। डिफिकल्ट है। और सर जब आप बात कर रहे हो क्या सिस्टम्स बिल्ड करने चाहिए हमें अराउंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट Yeah. शुड बी डेलीगेटेड। Yeah. सो वो सिस्टम्स एज अ वेरी लीन टीम यूजुअली, बिकॉज आजकल एआई का जमाना है, राइट? पीपल आर शिफ्टिंग टू एआई, पीपल आर शिफ्टिंग टू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, इफ आई सी Yeah. अप टू दैट, राइट? तो मैं वो सिस्टम्स इवेंचुअली कैसे बिल्ड करूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कोई भी जो बिजनेस पर्सन देख रहा है वो कहाँ से शुरू करे? शुड ही स्टार्ट फ्रॉम डेलीगेटिंग? शुड ही फर्स्ट फिगर आउट की कैश फ्लो का मैं देखूं, और शुड ही बी लाइक पहले हायर कर लेता हूँ? बिकॉज इन अ वे ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है, राइट? बिकॉज अगर कैश फ्लो नहीं होगा तो अगर मैं किसी को हायर भी कर रही हूँ, सो हाउ डू आई पे, राइट? अगर टीम ही नहीं है तो डेलीगेट किसको करूँ? सो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सो हाउ डू आई स्टार्ट फिगरिंग आउट? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो ये एक ऐसा वेब है, ऐसी गुत्थी है जिसको खोलने में ना समय लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था पहले, कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर हम खुद कोई चीज कर सकते हैं तभी हम किसी और से अपेक्षा भी कर सकते हैं कि वो उस प्रकार से काम कर सके। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे को सीखना है डेलीगेशन, फिर हमें सीखना है चेकलिस्ट कैसे बनानी है छोटे छोटे कामों की, उसके बाद हमारे को सही लोगों को हायर करना है और ट्रेन करना है। अब आपने कहा कि लोगों को हायर कैसे करें, मैं मानता हूं कि लोगों को हायर करना सबसे चीपेस्ट रिसोर्स है, और हमें डरना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम हायर करते हैं, उसकी सैलरी वो खुद अपने काम से निकाल देगा। मेजर प्रॉब्लम विद इंडियन बिजनेस ओनर्स इज कि वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये 20-25 हजार की सैलरी का एक व्यक्ति रखेंगे, नहीं इससे अच्छा तो ये काम मैं खुद कर लूं। लिटिल डू दे रियलाइज कि उनकी वर्थ, उनकी मेंटल बैंडविड्थ की वर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर वो स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान देंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे ऑपरेशनल को छोड़कर। इसलिए मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहता हूं, किसी को हायर करने में डरना नहीं है। अगर आप मशीन्स खरीदते हैं ज्यादा महंगी है, लैंड खरीदते हैं ज्यादा महंगी है, स्टॉक्स खरीदते हैं ज्यादा महंगे हैं, ये तो बहुत चीप रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, और खासकर हिंदुस्तान में। पर सर वो ह्यूमन रिसोर्स अगर इंसान हायर भी करता है अगेन, फिर वहां पे भी थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी फैक्टर्स आ जाता है ना, कि यार मैं उसको डेलीगेट तो कर रहा हूँ बट आई कैन नॉट ट्रस्ट द रिसोर्स एट टाइम्स, राइट? गुड। सो हाउ डू आई फिगर दैट आउट एज अ बिजनेस सो आई वाज कमिंग टू दैट। जब हम सिस्टम्स इन प्लेस लगाते हैं, प्रोसेस बना देते हैं, और हर स्टेप पर अकाउंटेबिलिटी को फ्रीज कर देते हैं विद टैट, यानी कि टर्न अराउंड टाइम क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टेप का, तो एक प्रोसेस बना देते हैं। उस प्रोसेस को बना देते हैं, उसको हम कहते हैं DDC, दैट मींस डिफाइन, डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट। You define a process, you document it,
एंड देन यू कम्युनिकेट, अपने सारे टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट कर दिया और उन्हें एक MIS स्ट्रक्चर के अंदर ले आए। यानी कि हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होके उसको हम मेजर करेंगे, मेजर करके उसको मॉनिटर करेंगे और तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे। हर व्यक्ति को ये पता है कि मैं कोई भी काम अगर डिले करता हूं या गलत करता हूं तो मेरा MIS का स्कोर खराब हो जाता है। हर एक एम्प्लॉय का एक स्कोर है, अगर वीकली स्कोर्स आप उनसे शेयर करेंगे तो उन्हें अपनी प्रोग्रेस पता होगी, आपको उनकी प्रोग्रेस पता होगी, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो बॉटलनेक क्रिएट करता है। हो सकता है व्यक्ति की गलती ना हो, हमारे प्रोसेस की गलती हो। हमें समझ आए कि यहाँ एक नहीं 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। जब हमारे पास सिस्टम प्रोसेस इन प्लेस होगा बैक्ड अप विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बिना सॉफ्टवेयर के ये काम नहीं हो सकते। Correct. अगर आप सोचें कि हम बोलकर जबानी तरीके से आज के युग में काम चला लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। वो है ही नहीं ना बैंडविड्थ किसी के पास भी टू रिमेंबर सो मच स्टफ। आल्सो सर, जैसे आपने बात की बॉटलनेक्स की, राइट, ह्यूमंस आर एट टाइम्स बॉटलनेक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। सो आइडियली क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने उसको सिस्टम और प्रोसेसेस में डाल भी दिया है टाइम्स, यूजुअली वो सिर्फ पेपर पे रह जाते हैं या फिर बिटवीन दी आई वुड से मैनेजमेंट टीम्स रह जाते हैं एट टाइम्स, बट वो सिस्टम्स ना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। सो बहुत सारे आई वुड से टीम मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है सिस्टम्स के साथ एडजस्ट करने में। सो हाउ डू वी एज टीम्स फिगर आउट दी सिस्टम्स देन? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली यही हमारा फोटे है, हम यही सिखाते हैं कि थ्योरी से आगे बढ़कर एक्शन करना, इंप्लीमेंट करना। कहानी कहाँ खराब होती है, जब आप नए एम्प्लॉइज को लेकर आते हो ना तो कोई इशू नहीं है, आप जिस कल्चर में लेकर आओगे, जिस कल्चर को आपने बना रखा है वो उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन आपके पहले से ही एम्प्लॉइज हैं, करेक्ट, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, अब आप एक नया सिस्टम लाना चाहते हो, एडजस्ट ही नहीं हो पाते, वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो उसकी भी एक NLP बेस्ड साइंस है जो हम सिखाते हैं। हाउ डू यू टॉक टू योर ओल्ड एम्प्लॉइज ताकि वो अलाइंड हो जाएं और वो क्रिएटर बन जाए इन सिस्टम के, रादर देन कि वो ये सोचे कि उनके ऊपर कोई सिस्टम थोपा जा रहा है। पीपल डू नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट दे क्रिएट देमसेल्व्स। तो हम उनको क्रिएटर बना देते हैं, उसका हिस्सा बना देते हैं। जब वो हिस्सा बन जाते हैं तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते। वैसे ऐसा कोई केस स्टडी प्रोबेबली आपके टेन्योर में आपने देखा हो व्हिच यू कैन शेयर विद द ऑडियंस कि यार business was at XYZ amount and after implementing these systems वो 10x हो गया या 5x हो गया for that matter? ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो कि टेस्टिमोनियल्स अक्सर देते रहते हैं, तो किसी के नंबर्स को तो यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कम टू अस ड्यूरिंग द कोर्स। आप ये माने कि तीसरे हफ्ते में स्टूडेंट आके कहते हैं कि हमारी फीस ना बाहर हो चुकी है, हम अपनी फीस को कमा चुके हैं। जो हमने स्टूडेंट और सर उन्होंने क्या सिस्टम्स एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया, अगर वो हम शेयर उसके लिए तो कोर्स करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन, तो कोर्स करना पड़ेगा उसके लिए। सर यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम्स, अभी जैसे आपने बोला कि उसने थर्ड वीक में आके आपको बोला कि मेरी फीस सॉर्ट हो गई है, सो वो क्या क्या प्रोबेबली सिस्टम्स होंगे, अगर कुछ एग्जांपल्स हम थोड़े से दे सके। ऑफ कोर्स कोर्स करना पड़ेगा, बट फॉर एग्जांपल अगर नया बंदा है, राइट, वो कुछ स्टार्ट कर रहा है एट द मोमेंट, सो उसको स्टार्टिंग में ही क्या फिगर आउट कर लेना चाहिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सिस्टम स्पेसिफिकली वो इन प्लेस कर दे? सो देखें, मैंने जैसे बार बार बताया कि सबसे पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करना है, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी हैबिट्स को ठीक करना है। बिकॉज आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि, प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन अराउंड। So be it social media, be it your phone, or be it WhatsApp, email, anything, people have forgotten the skill of focusing. लोगों ने वो स्किल खो दी है कि कैसे फोकस किया जाता था, कैसे डीप वर्क किया जाता था। रिमेंबर वो पुराने दिन जब हम स्कूल में स्टूडेंट्स होते थे, हम कितनी गहराई से पढ़ते थे, घंटों घंटों पढ़ते रहते थे। अब हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का, बहुत कम हो गया, क्योंकि बार बार हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। अगर एक औसतन एवरेज देखी जाए तो कम से कम 1-2 घंटा तो हर कॉमन व्यक्ति इंस्टाग्राम और या फेसबुक पे खराब कर देता है। अब MVOT की बात आती है, MVOT देखिए आप, कितने हजारों रुपए रोजाना खराब कर रहे हैं, कितने लाखों रुपए रोजाना खराब कर रहे हैं। एज अ नेशन हम क्या कुछ लूज कर रहे हैं बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। करेक्ट। सो सबसे पहले तो खुद प्रोडक्टिव होना है, डिसिप्लिन डालना है लाइफ में कि कितने बजे उठना है, कब सोना है, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना है। उसके बाद आता है गोल सेटिंग।
जब आप गोल्स सेट कर लेते हैं देन वी वर्क ऑन गोल्स इन रिवर्स फैशन व्हिच वी कॉल रिजल्ट टू एक्शन लॉजिक. सो वी दिस इज द रिजल्ट वी वांट, ये हमें रिजल्ट चाहिए, इसके लिए हमें ये एक्शन करना होगा, इसके लिए हमें ये एक्शन करना होगा, इसके लिए हमें ये एक्शन करना होगा. अब यहाँ काम आते हैं मेंटल मॉडल्स. मेंटल मॉडल्स होते हैं सोचने के तरीके. हम आप सब सोचते हैं बट बड़ा वेग सा सोचते हैं, हमने उसको कभी स्ट्रक्चर नहीं दिया है. करेक्ट. सो सैकड़ों मेंटल मॉडल्स हैं जो ह्यूमंस को पता है बट आम लोगों को नहीं पता है. जैसे आपने बोला कुछ बताना है तो मैं आपको एक मेंटल मॉडल बताता हूँ. 3M यानी कि मैन, मेथड, मटेरियल. आप कुछ भी प्लान करना चाहते हैं 3 सेगमेंट बना दीजिए. मैन, मेथड, मटेरियल. मैन पावर कहाँ कहाँ लगेगी, किस किस प्रोसेस से क्या क्या स्टेप होंगे, हर स्टेप पे कितनी मैन पावर लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, हर स्टेप पे कितनी मैन पावर लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा. आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. मैन, मेथड, मटेरियल, 3M. एक और आपको देता हूं मेंटल मॉडल जो कहते हैं हम 5W1H. ओके, व्हाट्स दैट? 5W1H. आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलकर, लिखकर, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या आप किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं. सिंपली 5W1H. व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ. इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. हम अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा, वहां जाना उससे वो लेकर वहां आ जाना. अब ये बताओ वहां, वो और वहां क्या है? Exactly. Females talk like that most of the time. I talk like that. No, most of the time. I won't be gender specific, but Yeah. ऐसा होता है, जरूर होता है. हम हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये सोचते हैं उसको पता है, प्रिज्यूम कर रहे हैं. बट अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मेरी कम्युनिकेशन क्या पूरी है, एडिक्वेट है, रेलेवेंट है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई मैंने सॉल्व करके दिया उसको जिसको मैं बोल रहा हूँ. और जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है क्या मैं उस दायरे में उसको समझने की कोशिश करता हूँ? करेक्ट. सो ये ना बेसिक्स ही हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं. अगर न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की तरफ हम एक प्लेन उड़ाएं सीधी दिशा में तो वो सीधा वहां पहुंचेगा. लेकिन अगर उसे सिर्फ 3 डिग्री टिल्ट कर दिया जाए और उसे बोले जाओ आप सीधी दिशा में जाओ, तो वो 250 किलोमीटर दूर मेक्सिको में उतरेगा. Talk about from a founder's lens of perspective. Even if I delegate most of the time, तो मेरे को बैक ऑफ माई माइंड रहेगा फॉर दी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम क्या वो बंदा ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा. ये प्रॉब्लम है ना. मेरा नया बंदा मैं लाई हूँ, विल शी बी अ गुड फिट और नॉट, राइट. सो वो हर एक, आई बिलीव मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स के साथ सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आता है बिकॉज विद टाइम दे आल्सो ग्रूम देमसेल्व्स, राइट. सो क्या प्रॉब्लम्स है? 2 प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो पहली बात, ये काम ठीक से होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है. सो परफेक्शन के लिए उनको वो फिनिकी हो जाते हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, माय वे और नो माय वे होना चाहिए. बट लिटिल डू वी रियलाइज कि उतनी एनर्जी हम उसमें खपा रहे हैं. अगर वो 70-80% भी वैसा होता जैसा हम कर सकते थे और हमने अपना समय बचाकर कुछ और बेहतर काम कर लिया तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अप हो गई. दूसरी चीज जो खासकर एक जनरेशन के बाद आती है, उनको लगता है कि डेलीगेट किया तो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा. कंट्रोल फ्रीक है हम लोग. हम ये समझते हैं हम सब कुछ कर लेंगे. हम सुपरमैन थोड़ी हैं. हमें ये समझना कि हमारी लिमिटेड बैंडविड्थ है, या ये समझना हमारी ह्यूमिलिटी है, ये एक समझदारी है कि हम ये समझें कि हमारी लिमिटेड बैंडविड्थ है. हम उतना ही काम कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है किस पर फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है. So most of the family businesses में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना कि the elder generation usually बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं. I think most of the MSMEs में भी आजकल ऐसा होता है कि जो family run businesses होते हैं वहाँ पे issues आ रहे होते हैं. So उसको how do you guys deal with such issues in case अगर आपके पास कोई client आता है who's going through the same? So do you train the parents or the fathers also या फिर just the younger generation? मैंने ना बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया जहाँ पे 2 जनरेशंस एक साथ काम कर रही हैं. इस चैलेंज को मैंने खुद अपने जीवन में भी देखा है कि जब बड़ी जनरेशन होती है उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, सोचने का तरीका होता है. वो ठीक भी है क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है. उन्होंने धूप, छांव, सर्दी, गर्मी सब देख रखा होता है. उसके बेसिस पे वो अपने नॉलेज को बना लेते हैं और वो फिक्स कर देते हैं.
नई जनरेशन जब आती है तो वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ज्यादा रिस्क लेना चाहती है और नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा जानकार होती है बजाय कि बड़ी जनरेशन की। अब बड़ी जनरेशन और छोटी जनरेशन दोनों को संवाद करना बड़ा जरूरी है। बड़ों को ये समझना होगा कि समय एक जैसा नहीं रहता है और आज का समय युवाओं का है, उन्हें हमसे ज्यादा ट्रेंड्स के बारे में पता है, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। और छोटों को समझना होगा कि हम सब कुछ अभी नहीं जानते हैं, हमें अनुभव की आवश्यकता है। इमेजिन कीजिए ऊर्जा और अनुभव अगर दोनों मिल जाएं तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कोई भी जो हमारा कोर्स करने आता है कि दोनों जनरेशन आए, बिकॉज देन दे अंडरस्टैंड द रेलेवेंस। उनको समझ आता है कि जो चेंज हम बता रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है। क्योंकि अगर छोटी जनरेशन सपोज यंगर जनरेशन कोर्स कर लेगी तो जाकर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास अथॉरिटीज नहीं होंगी। और अगर बड़ी जनरेशन आके कोर्स कर लेगी तो उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, क्योंकि छोटी जनरेशन अलग रास्ते पे चल रही होगी। सो वी सजेस्ट कि दोनों करें कोर्सेज ताकि उनको समझ आए कि हम क्या चेंजेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम कोर्स की बात भी कर रहे हैं, सो इज इट लाइक अ लाइफ टाइम एक्सेस दैट दीज पीपल गेट? क्योंकि अगर द टेन्योर ऑफ द टाइम जब तक वो कोर्स कर रहे हैं, आई थिंक 16 मंथ्स का अगर कोर्स है, 16 वीक्स का अगर कोर्स है, उसके बाद उन्होंने जाकर के इम्प्लीमेंट किया, इवेंचुअली विद टाइम डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, राइट? द एनवायरनमेंट इन विच वी आर वर्किंग वो चेंज हो जाता है, फाउंडर देमसेल्व्स एज पर्सन चेंज हो जाते हैं, या फिर टीम मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। Now they need another systems and things in place. So how do you guys redefine it? अब वो वापस आएंगे, so they would do the course again, or do you guys provide them some sort of complimentary access or something कि हम later on भी आपको help करेंगे? Because system processes and all that mindset वाला game तो आपने उनको सिखा दिया, वो तो basic उनके लिए रहेगा, but what after that? So I am available to all the students who are there. They can always come up to me even after they have completed the course. जब course complete हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद भी वो आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा, आपको शायद जान के हैरानी होगी कि मैं जो डाउट सेशंस लेता हूँ वो सुबह 5 बजे लेता हूँ। और वो इसलिए 5 बजे लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। कोई मुझे कहता है डाउट सेशन लो, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं लूंगा डाउट सेशन, लेकिन सुबह 5 बजे फिजिकली मिलूंगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो वो अपना कंफर्ट जोन तोड़कर आता है, मैं भी तोड़कर जाता हूँ, वो भी तोड़कर आता है। जब वो अपना कंफर्ट जोन एक बार तोड़ देता है ना, तो फिर उसके लिए बाकी सारी मुश्किलें आसान करना और आसान हो जाता है। पर ऐसे तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव हो गया ना, सुबह 5 बजे उठ कर आ रहा है, तो एनीवेज इज मोटिवेटेड। नहीं, मैं ये कहता हूँ आपको डाउट है, मैं आंसर करूंगा सुबह 5 बजे, आपको उठ के आना पड़ेगा। पर इनसे जब आपने बात किया दैट यू नो यू विल बी कोचिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू आर कोचिंग अ लॉट ऑफ पीपल करंटली आल्सो, आपने भी बहुत सारे सिस्टम्स इन प्लेस बनाए होंगे, बिकॉज आप खुद तो फिजिकली अगर मिल भी रहे तो आपका भी एक बार में तैयार, मतलब 40 50 60 70 100 पीपल फॉर मैक्स, राइट? उसके बियॉन्ड क्या? मेरे जो अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, मैं अपने ऑफिस में शायद रोजाना 2 घंटे जाता हूँ और शायद कई बार तो हफ्तों जाता भी नहीं हूँ। बट सिस्टम्स वर्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पीपल डोंट वर्क, सिस्टम लोगों को चलाता है। एग्जाम्पल दूं, हमारे हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में एक तरीके से बिहेव करते हैं, यही हिंदुस्तानी लोग जब दुबई जाते हैं तो एक सर्टेन अदर तरीके से बिहेव करते हैं। वही लोग थे, क्योंकि सिस्टम बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, वो सिस्टम के अंदर आ जाता है। हमारे यहाँ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स के यहाँ लोग व्यक्ति इतने बड़े हो जाते हैं कि सिस्टम उनके सामने छोटा हो जाता है। करेक्ट। और इसको कैसे फिक्स करें? इसको फिक्स करने के लिए कोर्स करें। नहीं, बट स्टिल अगर मैं पूछूं भी एज अ फ्रॉम द लेंस ऑफ अ पर्सन, ये बहुत ना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये स्टेप वाइज होता है। मैं आपको कहूं कि मैं ऐसे 2 मिनट में आपको ये समझा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है, और ये 16 हफ्ते का कोर्स तो है, ये जर्नी उससे लंबी है, और ये पूरी तपस्या है। इतनी आसानी से हंसते खेलते कोर्स नहीं खत्म होता। अगर किसी ने इस कोर्स में एनरोल कर लिया तो वो ये समझ जाए कि उसके साथ बहुत ज्यादा तपस्या वाला काम होने वाला है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दिया जाने वाला है, और उसको काम करना पड़ेगा। But then most of the time से क्या होता है ना आजकल, मतलब पहले तो आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप वाज नॉट सो मच सेलिब्रेटेड, ऑल्दो एंटरप्रेन्योर्स पहले से थे, आगे भी आएंगे फॉर श्योर। आजकल सबका क्या होगा कि सेल्फ एजुकेशन इज वन थिंग, राइट? कि अगर मुझे कुछ सीखना भी है, सो आई वुड लॉग इन इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, या फिर आई वुड गूगल इट, आई वुड यू नो
टू अ यूट्यूब वीडियो और समथिंग, राइट? और मैं फिगर आउट कर लूंगी क्या मेरे बिजनेसेस में XYZ प्रॉब्लम्स आ रही है, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव टू इम्प्लीमेंट, एंड आई एम गुड टू गो, राइट? सो व्हाई वुड समबडी कम एंड डू अ फिजिकल कोर्स? That is one thing that usually लोगों को रहता है, right? So how do you guys differ in that perspective? इंस्टाग्राम पे लोग सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को देखते रहते हैं। Correct. क्यों? क्योंकि उन्हें ना फीलिंग आती है सक्सेस की। सक्सेस नहीं होती उनके पास, उनको सक्सेस देख के बस सक्सेस वाली फीलिंग आ रही होती है। ये किताबें सिर्फ पढ़ने से, अमल में ना लाने से कुछ होगा नहीं। इट इज एज गुड एज कि आप तकिए के नीचे किताब रख के सो जाओ। अगर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो होने वाला कुछ है नहीं। और ऐसा ज्ञान यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है। Correct. इससे नहीं होगा। हमें चीजें पता होती हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, उसे एक व्यक्ति चाहिए करवाने के लिए। अपने आप नहीं करता। अगर अपने आप करता होता तब तक हो जाता। So sir, when we talk about systems, usually आजकल एक concept बहुत ज्यादा चलता है among the Gen Z audience, right? On social media also, कि 4-day work week करना है, right? So 4-day work week attain करने के लिए मेरे को कौन-कौन से systems in place करने पड़ेंगे? For बट example, करना क्यों है? मेरे को bandwidth चाहिए, किस चीज के लिए? bandwidth for family, bandwidth for myself, or whatever, मतलब so वो हम ideally अगर मेरे पास So are we talking, क्या हम बात कर रहे हैं वो लोगों की जो जॉब्स कर रहे हैं या उन लोगों की जो बिजनेस कर रहे हैं? we'll take it from the business perspective because बिजनेस job वाला तो पर्सपेक्टिव से, anyways बिजनेस dependent है। पर्सपेक्टिव से 4 दिन भी क्यों करना है काम? हम आपको 2 दिन वाला सिस्टम बताएंगे, आप 2 दिन काम करना। और क्या करूँ, वो 2 दिन कोर्स लूँ? कोर्स करो। नहीं, but apart from that also, sir. So I'll tell you, it is possible. See, people who know me from close quarters, they know that कि मुझे, देखो, जब आपको ये समझ आ गया ना कि ये 4 चीजें 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ोगे बाकी सब मशीन अपने आप चलेगी, बाकी सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। वो आप सिर्फ उन 6 चीजों पे कंसंट्रेट करते हो। उन चीजों को कंसंट्रेट करने के लिए आपको थोड़ा ही समय देना पड़ता है। अभी क्योंकि हमने इतना जंजाल बना रखा है, हमें समझ नहीं है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हम सारा टाइम बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है, बिजी हैं। और सर आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, राइट? सो आपको क्या लगता है उनका क्या बॉटलनेक है कि मतलब ऑब्वियसली हर कोई इंप्रूव करना चाहता है अपने बिजनेस को, हेंसफोर्थ उन्होंने वो कोर्स आकर के लिया है आपसे, या फिर कुछ और भी अगर वो सीख रहे हैं तो बिकॉज उनको इंप्रूव करना है एज इंडिविजुअल्स और एज बिजनेस पीपल, तो वो कोर्स ले रहे हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वट एवर दे डूइंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। आपको क्या बॉटलनेक फील होता है कि उन्होंने कोर्स भी ले लिया, पढ़ भी रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्टिल स्टक समवेयर? 2 चीजें। हाँ जी। पहली, जब हम उन्हें बताते हैं या किसी को नया पता लगता है कि ये चीज ऐसे होती है, तो पहला क्वेश्चन हिंदुस्तान में स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स के दिमाग में आता है, हमारे धंधे में ये नहीं हो सकता। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ। जबकि सवाल ये होना चाहिए, अरे बहुत अच्छी चीज है, हमारे धंधे में ये कैसे लगेगी, कैसे हम इसको मॉडिफाई करें कि इंप्लीमेंट कर पाए। पहला तो ये है। और दूसरा है, डरते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। सर एंटरप्रेन्योर्स है एनीवेज, रिस्क एपेटाइट तो हाई होता है। वो आपको दूर से देखने पे लगता है, जब असल में रिस्क लेने की बारी आती है तो अक्सर घबरा जाते हैं, टाल मटोल कर जाते हैं। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। हाँ जी। 27 मार्च 1994 को पूरा क्रिकेट जगत बदल गया था, क्योंकि उस दिन सचिन तेंदुलकर पहली बार ओपनिंग करने आए थे। उससे पहले वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे और मिडिल ऑर्डर के एक अच्छे बैट्समैन गिने जाते थे। लेकिन उस दिन वो ओपनिंग करने आए, 49 बॉल्स पे 82 रन मारे उन्होंने, और उस दिन के बाद से वो अच्छे से बहुत अच्छे से सर्वश्रेष्ठ से महान, और इतने महान कि आप उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हो। क्यों? क्योंकि उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू की गर्दन में दर्द हो गई थी। वो रेगुलर ओपनर थे। उन्होंने कहा जी मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। टीम मैनेजमेंट ने बोला कौन ओपन करेगा? न्यूजीलैंड के बॉलर्स, ऑकलैंड की पिच, सब घबरा रहे कौन ओपनिंग पे जाएगा, करियर थोड़ी खराब करना है। सचिन ने कहा आई विल डू इट। ही टुक द अपॉर्चुनिटी, ही टुक द रिस्क ऑफ हिज करियर टू क्रिएट अ करियर व्हिच नोबडी एल्स कैन मैच नाउ। और वो रिफाइन करते गए विद टाइम। आपने वो जो दस्तक दरवाजे पर किस्मत ने दी, या तो उस दस्तक से डर कर अंदर घुस जाओ, या दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। ज्यादा क्या ही होगा।
That's what happens. सर ये इतना एवर चेंजिंग वर्ल्ड है बिजनेस का, या फिर हमारा एनवायरनमेंट भी, हर किसी को ना अपने आप को अपग्रेड करना होता है विद टाइम. सो यूजुअली एक हिंड्रेंस मैं जो देखती हूँ कि यूजुअली ना लोग थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं सीखने के लिए, बट आई फील सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी. सो व्हाई डू यू थिंक सीखना इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव में, और क्या ब्लॉक्स होते हैं जो किसी को भी सीखने से रोक भी देते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन. देखो, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं. टेक्नोलॉजी, माइंडसेट, लैंग्वेज, सोसाइटी के सिस्टम्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है. आप आज यहाँ सोते हो, कल सुबह उठते हो, कहीं ना कहीं विश्व में 100 से ज्यादा इनोवेशंस हो जाते हैं. इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं. आप पिछले 15-20 सालों के अगर टेक्नोलॉजी को देखोगे कितनी तेजी से बदली, अगले 10-15 सालों में और भी तेजी से बदलने वाली है. करेक्ट. तो अगर हम बदलते समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे. ये तो उस तरह से है कि आप अपस्ट्रीम अपनी नैया चला रहे हो अगेंस्ट द स्ट्रीम. द मोमेंट यू स्टॉप रोइंग, जैसे ही आपने चप्पू चलाना बंद किया, वो धकेल के आपको नीचे ले जाएगा. तो इसलिए आपको निरंतर अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है. जो आर्ट, जो स्किल आपके पास है उसको इम्प्रूव करना है, जो स्किल नहीं है उसको एक्वायर करना है. अगर ये नहीं किया तो आप प्रासंगिक नहीं रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे. अच्छा, यूजुअली लोग हिंड्रेंस फेस करते हैं ना कि कैसे अपग्रेड करूं खुद को, या फिर वो सोचते हैं कि यार क्या ही करूंगा सीख करके. तो क्या ब्लॉकेज है जो उनको ऐसा फील कराता है? 5 मेन ब्लॉकेजेस हैं. पहला है एटीट्यूड की प्रॉब्लम. आई नो इट ऑल, मतलब मुझे तो सब पता है. जैसे मैंने अभी पहले बताया, मेरे धंधे में नहीं चलता ऐसा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता जी. अगर हमने एक पानी के गिलास को भर दिया है तो उसमें और गिलास में पानी नहीं भरा जा सकता. हमें सबसे पहले अनलर्न करना होगा, अपना लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम छोड़ना होगा और रिसेप्टिव रहना होगा नई चीजों को सीखने के लिए. अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे ब्लॉक हो जाएंगे. तो पहला तो ये है. दूसरा है फियर ऑफ फेलियर, कि हमें डर लगता है कुछ नया करेंगे फेल हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएंगी, लॉस हो जाएगा. हमें समझना पड़ेगा कुछ भी ग्रेट करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है. और इसको एग्जाम्पल को हम समझाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन से. थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया. 10,000 बार वो विफल हुए, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए. व्हाट इफ 9,999 बारी वो कहते बस अब और नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब जरूर मिलता, पर उसके साथ थॉमस अल्वा एडिसन का नाम नहीं होता. तो परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से अपने एफर्ट को चलाना पड़ेगा. इसलिए फियर ऑफ फेलियर नहीं करना है. ठीक है जी. फिर आता है फियर ऑफ लर्निंग. फियर ऑफ लर्निंग क्या है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम सीख नहीं पाएंगे. ये मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूं कि जब भी हम सीखते हैं कुछ भी, भले हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, गाना सीखा या कोई भी स्किल सीखी, हम 4 स्टेजेस से निकलते हैं. एग्जाम्पल देता हूं मैं अक्सर कि जब हम छोटे थे, 2 साल के थे, आप 2 साल की थी, आप गाड़ी में बैठती थी अपने फादर के साथ. आपको नहीं पता था गाड़ी चलती कैसे, करेक्ट, बट आपको पता था गाड़ी चलती है. यू वर इन अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट. आपको कुछ नहीं पता कैसे हो रहा है. फिर आप थोड़ी सी बड़ी हुई, 5-6 साल की हुई, तो आप बनी कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट. आपको ये तो पता लगा कि इससे गाड़ी मुड़ती है, इससे रुकती है और इससे चलती है, लेकिन आपको करना नहीं आता था. तो आप थे कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट. आप हुई 18 साल की, आपने ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन किया, या आपके भाई ने या फादर ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया. वो दिन याद है? शुरू में आप स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ते थे, ऐसे मोड़ने से पहले 10 बार इधर उधर देखते थे, इंडिकेटर देते थे, बहुत सचेत होकर देते थे. आप कॉन्शियस एफर्ट करते थे और कॉम्पिटेंट हो जाते थे. आप थे कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. आज अगर तो शायद गाड़ी चलाते हुए आपने सोचा नहीं है, फोन भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, एक हाथ से चला रहे हैं, आपकी मसल मेमोरी में आ गया है गाड़ी कैसे चलानी है. अब आप बन गए हैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. तो इन 4 स्टेजेस से गुजर कर आप निकलते हैं. आपने कुछ भी सीखना है, गाड़ी चलानी सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, गाना सीखना है, डांस करना सीखना है, या कोई भी नई स्किल सीखनी है, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है हम कहाँ हैं. हताश नहीं होना, हमें सोचना है हम इस स्टेज पर हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे. और यकीन मानो कोई भी स्किल आप एक्वायर करना चाहते हो, आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बन जाओगे
बस उस पे लगे रहना पड़ेगा। द फोर्थ ब्लॉकेज इज कंफर्ट जोन। अक्सर हम कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पैदा होते हैं। वो बैकग्राउंड हमारा वैल्यू सिस्टम बनाता है। हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमें एक सिस्टम समझाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारी पर्सनैलिटी का वैल्यू सिस्टम बनता है। ठीक है जी। अब उस वैल्यू सिस्टम के साथ हम दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है, सही गलत, तीखा नरम, मीठा खट्टा। उससे हमारे माइंडसेट बनने शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वैल्यू सिस्टम, माइंडसेट, इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो हमारे रूटीन्स बनते हैं, डेली रूटीन्स। इन तीनों को जब हम मिला लेते हैं तो हमारी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बन जाती है। हम उस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। वैल्यू सिस्टम, माइंडसेट एंड डेली रूटीन, हम उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को दूसरी भाषा में कहा जाए तो कंफर्ट जोन है। जब हम अपना कंफर्ट जोन ब्रेक कर देंगे तो ही हम कुछ नया कर पाएंगे। सो कंफर्ट जोन इज अ ब्लॉकेज टू लर्निंग। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ, वो है लैक ऑफ एवेन्यूज। हम दोस्त बनाते हैं, स्कूल में हमारे दोस्त बनते हैं, हाँ जी, कॉलेज में हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे ऑफिस में 4-5 लोग होते हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। और हमारी हमेशा एक हमारा प्रयत्न रहता है कि जिनसे भी हम दोस्ती करें, जिस ग्रुप में हम उठे बैठे, वहां सबसे समझदार हम हो। और यही हम गलती कर जाते हैं। वी नीड टू मेक कॉन्शियस एफर्ट कि हम उन लोगों की संगत करें जो हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, हमसे ज्यादा बेहतर विजन रखते हैं, हमसे ज्यादा दुनिया को समझते हैं, क्योंकि तभी हमारे पास अवसर है कि हम उनसे कुछ सीख पाए। सोक्रेट्स ने कहा है कि अगर आप रूम में सबसे ज्यादा मूर्ख हो तभी आपके पास अवसर है कि आप सीख पाओगे। अगर आप सबसे समझदार हो तो आप कहां से सीखोगे? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एब्सोल्युटली। तो हम कॉन्शियस एफर्ट करें, ऐसे लोगों की संगत करें जिनसे कि हम कुछ सीख पाए। और ये चालाकी नहीं है, ये समझदारी है, ये ह्यूमिलिटी है। इसको समझना, एक्सेप्ट करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे ऐसे लोगों की संगत, दोस्ती करनी होगी जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। बस आपने बोला कि कंफर्ट जोन में मोस्ट ऑफ द लोग फंस जाते हैं और एक ही ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पे दे वर्क, राइट? जी। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है, राइट? और वो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इज देयर अ एक्सरसाइज दैट यूजुअली समबडी कैन डू टू ब्रेक दैट फ्रीक्वेंसी? We'll have to do a course for that. हाँ जी, बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं डाउट सेशन लेता हूं तो मैं 5 बजे सुबह लेता हूं। अभी पिछले हफ्ते संडे को कड़कती ठंड में 12 लोग आए जिन्होंने की डाउट सेशन मेरे साथ सुबह 5 बजे कॉफी शॉप में बैठ के किया। तो ऐसा, तो ये तो एक स्टेप है, ऐसे अनेकों स्टेप है जो हम लेते हैं किसी के भी कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपको याद है मोहम्मद अली? मोहम्मद अली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज, बॉक्सर हुए हैं, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। 1960 के रोम ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीते और वो गोल्ड मेडल जीत के अमेरिका वापस गए। उन्हें लगा कि उनका स्वागत होगा हीरो की तरह। बट उस जमाने में अमेरिका में रंग भेद था, रेसिज्म था, तो उन्हें एक वाइट्स ओनली रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली। एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया हुआ गोल्ड मेडल ओहायो रिवर में फेंक दिया। इतनी पेन हुई, इतनी पीड़ा हुई उन्हें। कट टू 40-45 साल आगे, वही देश, वही समाज, बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, एक अश्वेत। तो अगर पूरा समाज, पूरी कंट्री 40-45 सालों में अपने आप को इतना बदल सकती है कि डिजेक्टेड मोहम्मद अली टू इलेक्टेड बराक ओबामा तक आ सकती है, तो हमें एज इंडिविजुअल्स अपनी सोच बदलने के लिए सिर्फ कुछ मिनट चाहिए, सिर्फ सही दिशा चाहिए और विल पावर, और कुछ नहीं। वैसे यूजुअली क्या होता है ना, अगर मैं एक पर्सन हूँ who's planning to do something in life, right? So मेरे को ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, मेंटली फिक्स रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सिस्टम्स एंड प्लेसेस रखने पड़ेंगे। बट अगर मैं इसको डिफरेंट
पार्ट्स में डिवाइड करो. फॉर एग्जांपल अगर मुझे फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ माय लाइफ, 0 to 3 years, देन प्रोबेबली 3 to 6 years, एंड देन फ्रॉम 6 to व्हाटएवर द जर्नी इज, राइट. यूजुअली 6-7 साल में मेरे को पता चल जाता है हाउ माय बिजनेस इज गोइंग टू डू, राइट. सो मैं वो इनको फेजेस में कैसे डिवाइड करूँ और क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड फेजेस के हिसाब से आई शुड बी डूइंग एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट आई एम गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ. देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, फोकस ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी. कोई भी ऐसे अतरंगी नई चीजें ना कीजिए जो कि प्रॉफिट नहीं मेक करती हैं. और दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस वक्त ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि हम उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो लोग नुकसान करते हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान करते हैं, हम उन्हें अपना हीरो बना देते हैं. लेकिन वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं वो उनसे बेहतर है, एटलीस्ट दे आर इन पॉजिटिव. तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, वो आप किसी भी स्टेज पर हो, यू नीड टू मेक श्योर आप पॉजिटिव, यू आर मेकिंग मनी. आप बनिए की तरह सोचो कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे वैल्यूएशन नहीं बनानी है. बिकॉज आई डोंट नो ये कब फटेगा, लेकिन फट जाएगा जिस दिन आएगा. और सर जब भी अभी हम बात कर रहे थे, सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सिस्टम्स एंड ऑल दैट, राइट. एक ऑटो पायलट करके यूजुअली हम लोग इसको परसीव कर लेते हैं कि आई हैव टू पुट एवरीथिंग ऑन ऑटो पायलट एंड आई कैन बी लाइक, जैसे आपने बोला कि 2 ही घंटा काम कर सकता हूँ दिन में, बट एज कर सकता नहीं हूँ, करता हूँ एट विल. नहीं, आप नहीं, मतलब अगर आप कोई सिस्टम्स इन प्लेस करता है, सो प्रोबेबली अगर मैं सिस्टम्स इन प्लेस करती हूँ तो मैं शायद 2 घंटा काम कर पाऊँ कल को दिन में, राइट. सो ये ऑटो पायलट को ना यूजुअली आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बेचते भी हैं. सो माय क्वेश्चन हियर इज, एज अ फाउंडर, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जिसमें आपको लगता है फॉर माय बिजनेस का सेक आई शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, बिकॉज हर चीज में ऑटो पायलट पे नहीं डाल सकती या सिस्टम्स पे नहीं डाल सकती. सो शुरुआत में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, यू थिंक मैं पहले दिन से ऑटो पायलट कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू टॉयल. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक ऐसे स्टेज पर आने के लिए जब आप इतने सक्षम होते हैं कि आप उसे ऑटो पायलट पर डाल सकें. मैं 3 साल के बच्चे से 10 किलो के डंबल नहीं उठवा सकता. उसको कम से कम 12-15 साल का होना होगा कि वो 10 किलो के डंबल को किसी तरह उठा पाए. तो पहले आपको मेहनत करके ऐसा सिस्टम, प्रॉफिटेबल सिस्टम क्रिएट करना है कि आप लोगों को हायर करना अफोर्ड कर सको, सिस्टम्स की कॉस्ट को बियर कर सको, और तब आप आनंद ले सकते हो एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस का. क्योंकि तभी वो स्टेज आती है कि आप इतना, शुरुआत में आप क्या करते हो, मेहनत करते हो, फिर उसके बाद बिजनेस आपको चलाने लगता है और आप उसमें इतने डूब जाते हो कि आपकी अपनी लाइफ बचती नहीं है. तो शुरुआत में मेहनत करो, लेकिन जैसे ही एक स्टेज आ जाए जहां आपके पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, रियलाइज दैट यू हैव टू पुट सिस्टम्स इन प्लेस. अगर आपने सिस्टम्स इन प्लेस उस वक्त कर दिए तो आप ग्रोथ भी कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एक्सपेंसिव टाइम है, आपका सबसे एक्सपेंसिव एसेट है टाइम, उसको आप स्ट्रेटेजिक जगहों पर लगाओगे रादर देन ऑपरेशंस में लगाने के. तो यही रियलाइजेशन नहीं होता ना मोस्ट ऑफ द पीपल. हम खो जाते हैं, भटक जाते हैं. शुरुआत करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस को अपने हाथ से खड़ा करते हैं, एक टीम मेंबर आता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन वो आदत नहीं जाती खुद को इन्वॉल्व करने की, उसे छोड़ने की आदत नहीं बनती, उसे हम हमेशा रखते हैं साथ में. करेक्ट. और फिर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल का इकोसिस्टम इज जस्ट नॉट व्हाट इज सपोज्ड टू बी, राइट. वहां पर वैल्यूएशन को यूजुअली मोस्ट ऑफ द जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं यूजुअली सब चेस कर रहे होते हैं. बट चलो मेरे को बिगनिंग में लगेगा कि मैं 3 या 4 साल अगर बर्न भी कर रहा हूँ, प्रोबेबली ऑन द 5th ईयर आई विल मेक XYZ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, राइट. सो वहां पे इज देयर अ क्लैरिटी मैप एज अ बिजनेस कोच अगर आप हमको दे सको, बिकॉज आपने बोल दिया कि चलो प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए फ्रॉम द डे 1 टाइप्स, राइट. बट नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द बिजनेस में फ्रॉम डे 1 प्रॉफिटेबिलिटी. आपको घर से इन्वेस्ट करना ही पड़ता है इन द बिगिनिंग, राइट. सो वहां पे इज देयर अ रोड मैप दैट वन शुड अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे बस हो गया, अब नाउ इट्स नॉट वर्किंग, सो इट्स नॉट वर्किंग. So it's horses for courses. To say a general thing right now on a podcast is not wise, because इसके साथ बहुत से अलग से फैक्टर्स लगे हैं जिनके बेसिस पे ये देखना पड़ेगा कि कब बस हो गई. करेक्ट. और ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट देना तो काफी लोगों को हताश करेगा. तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाओ. और हाँ, जैसे आपने बात करी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन में जो फाउंडर होता है वो तो एग्जिट कर जाता है अच्छे पैसे लेकर, कंपनियां बैठ जाती हैं. आई डोंट वांट टू नेम, बट ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने वेंडर्स को करोड़ों का नुकसान कर दिया है. ट्रू. ऑल्सो सर ये तो आपने मेरे को बताया कि हमें कहाँ देखना है, बट यूजुअली क्या होता है ना, जब हम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हमारे अंदर ना एक अजीब सा रेजिलियंस होता है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, तभी हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल जो बोलते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स तभी वो समझते हैं अपने आप को ऐसा. आपने बहुत करेक्टली बोला कि ना, मतलब यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, बट वो कैसे पता चलेगा मेरे को एज अ पर्सन?
कैसे पता चलेगा? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा कि यू शुड स्टॉप, हाँ। यू शुड कीप फाइटिंग। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, यू शुड स्टिल कीप फाइटिंग। क्योंकि देखें, चाइनीज बैम्बू का एनालॉजी देता हूँ। चाइनीज बैम्बू के सीड को जब हम बोते हैं ना, तो 5 साल तक वो जमीन से बाहर नहीं आता। लेकिन 5 साल के बाद जब वो जमीन से बाहर आता है तो 5 हफ्ते में 80 फीट उग जाता है। तो उसकी जो ग्रोथ है वो केवल उन 5 हफ्तों को कंट्रीब्यूट नहीं करती, 5 साल का वर्क भी 5 साल और 5 हफ्ते की ग्रोथ है वो। पहले 5 वर्ष वो ग्रोथ दिखी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, जमीन के अंदर जरूर कुछ हो रहा था। तो हिम्मत नहीं हारनी है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप हिम्मत हारो, यू जस्ट नीड टू नो कि आपका क्या जो बिजनेस प्लान है क्या वो ठीक है। अगर आपका बिजनेस प्लान ठीक है और सेम बिजनेस प्लान में somebody else is making money, then you need to fix your work. बिजनेस प्लान चेंज नहीं करना है, बिजनेस से क्विट नहीं करना है, आपको ये देखना है क्या कोई और कर रहा है कि वो पैसा बना रहा है और मैं नहीं बना रहा। सो सर, यूजुअली जब डिसिप्लिन की बात होती है, राइट, हम बोल तो देते हैं इजीली कि यार लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, एज एंटरप्रेन्योर्स आपको डिसिप्लिन चाहिए, सो यू विल बी एबल टू मेक दिस चेंजेस, बट व्हाट आर द हैक्स दैट यू नो आई कैन प्रोबेबली, अ क्विक हैक जो आप हमें बता सको कि एज एन एंटरप्रेन्योर आई शुड इंक्लूड इन माय लाइफ? आई विल गिव यू वन क्विक हैक, 4-7-1-R। 4-7-1-R? हाँ, ये कोड है। हाँ। 4-7-1-R। 4 मतलब 4 AM आप उठ जाइए। 7 मतलब 7 घंटे की पूरी एक बार में नींद ले लीजिए। 1 मतलब एक समय में सिर्फ एक ही काम कीजिए। और R मतलब सिर्फ वो काम कीजिए जो रेलेवेंट है। जो चीज आपको आपके उद्देश्य से भटकाती है, जो चीज आपके गोल से आपको दूर लेके जाती है, जैसे कि फालतू की इंस्टाग्रामिंग, यूट्यूबिंग, उसको छोड़ दो। जहां समय बर्बाद होता है उसको छोड़ दो। 4-7-1-R आप ये इंप्लीमेंट कर लो, कोई चीज नहीं है जो आपको रोक दे सक्सेसफुल होने से। तो सर, यूजुअली जब आप एमएसएमईज की भी बात कर रहे हो, सो ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि एमएसएमई की ग्रोथ को इंडिया में रोक रहे हैं? और बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, राइट, एनीवेज, मतलब हमारी जो स्कीम्स भी हैं वो एमएसएमईज को पुश करने के लिए सबसे ज्यादा बनी थी, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हो पा रहा है ऑन ग्राउंड, इफ आई सी, राइट। सो जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो ऑन ग्राउंड, आपको क्या लगता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं व्हिच आर यू नो स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एज सच? मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो एंटरप्रेन्योर्स को ना सबसे पहले काम करना होगा एक नंबर में। एक नंबर मतलब वाइट इकोनॉमी में, जैसा कि गवर्नमेंट हमसे अपेक्षा रखती है, एक्सपेक्टेशन रखती है। एक तो जो हमने ये सिस्टम बना रखा है ना कि हम 2 नंबर के काम करते हैं, टैक्स इवेशन करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी खराब होती है। और इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप देखें तो कोई फायदा नहीं होता है। हम टैक्स बचाते हैं पर उस मनी का कुछ यूज नहीं करते, उस मनी को हम गलत जगहों पे यूज करते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करने के लिए आपको व्हाइट मनी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, करेक्ट, क्या वो ऐसे कैश लेके घूमते हैं? नहीं। इंडिविजुअल्स को ये करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट को एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव और इंडस्ट्री फेवरेबल पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करनी होगी। हमें ये समझना होगा कि ये लोग जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं, ये ना केवल अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। करेक्ट। इनको इज्जत देनी होगी, इनको रिस्पेक्ट देनी होगी, इनके लिए चीजें आसान करनी चाहिए। वही सबसे कम सेलिब्रेटेड भी है, वही सबसे कम सेलिब्रेटेड है। सो वो हमें फिक्स करना इम्पोर्टेंट। जब भी कोई डिपार्टमेंट आता है तो सबसे पहले बिजनेस ओनर, फैक्ट्री ओनर को परेशान करने के मंशा से आता है। उसे ये सोचना चाहिए कि इसे परेशान मत करो, ये तो ग्रोथ कंट्रीब्यूटर है देश का, इसको मत तकलीफ दो। और वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लोग हताश होते हैं। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री को तो पलक झपकाने की जरूरत ना पड़े, इतनी हेल्प मिलनी चाहिए, बट नहीं मिलती है ना, मिलती नहीं है। मेजरली वहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ऑल्सो एक प्रॉब्लम आता है सर स्किल सेट्स में। यूजुअली हम लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं वही, बट स्किल सेट हम अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। सो डू यू ऑल्सो फील कि एमएसएमईज में भी ऐसा कोई स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम टाइप्स होना चाहिए? ऑल्दो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? बहुत से होते हैं। देखें, स्किल सीखना आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन खत्म होती है जब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद आपकी खुद के अंदर की क्या आग है वो आपको प्रेरित करती है कि आपने सीखना है कि नहीं सीखना। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है सिखाने में,
लोगों को खुद भी एफर्ट करना होगा कि वो नई स्किल्स को सीखें, समझे, आइडेंटिफाई करें किस चीज की फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है. And what do you think आने वाले फ्यूचर में कौन से So skills one thing that I see growing very big is AI. और AI is going to be very very big. और मुझे ऐसे लग रहा है कि AI का कोर्स तो मुझे भी करना चाहिए. और सर जो ये हमारे ओल्ड स्कूल बिजनेसेस है, MSME बिजनेसेस है, डू यू थिंक वो AI के साथ अडेप्ट कर पाएंगे विद टाइम, एंड हाउ रेलेवेंट वुड इट बी फॉर दीस फोक्स? देखो चीजें ना अपने आप ऑर्गेनिकली ग्रो करती हैं. जब 1980s में कंप्यूटर्स आए तो बहुत से लोग उसको रेजिस्ट करते थे कि बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कहीं से जॉब गई तो प्रोग्रामिंग में जॉब्स आई, हार्डवेयर में इकोनॉमी क्रिएट हुई. तो एक जगह से कुछ जाएगा, दूसरी जगह अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा. तो ये डरना नहीं है कि AI से हमारा ये खराब हो जाएगा, वो खराब होगा. चीजें बेहतर होंगी टेक्नोलॉजी से, खराब नहीं होंगी. टेक्नोलॉजी ने पिछले 100 वर्षों में चीजों को बेहतर ही किया है, खराब नहीं किया. तो रिसेप्टिव रहो, वेलकमिंग रहो नई टेक्नोलॉजी के लिए, उसको सीखो और ये सोचो इसको हम कैसे यूज करें. तो सर इवेंचुअली अगर मेरे को रियलाइज हो गया कि यार मेरा बिजनेस अभी तक तो सही चल रहा था, बट आने वाले 4-5 साल में इतना ब्राइट नहीं है या फिर डाउनहिल जाएगा एज एन इंडस्ट्री आल्सो, सो मैं कैसे पिवट करूंगी या फिर इसको आइडेंटिफाई ही कैसे करूंगी? देखो सबसे पहले ये समझना है कि एज लॉन्ग एज वो चल रहा है वो आपको रेवेन्यू दे रहा है, पॉजिटिव रेवेन्यू दे रहा है. सो पैरेलली यू हैव टू क्रिएट अनदर रेवेन्यू सिस्टम which has another future of 20-30 years. By the time this goes down, something else should be running for you. That's what you should be doing. Parallel business I would have to set Absolutely. up. क्योंकि अगर आपको पता है कि निश्चित ही 5-6-7 साल में ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, तो आपको कुछ और तो करना होगा. और वो इंडस्ट्री जिसमें आप ऑलरेडी हैं, वो क्या टर्न ले रही है, क्या उसकी शेप बदल रही है, किसी और तरीके से वो काम होने वाला है, तो उधर चले जाओ. और आपको क्या लग रहा है कौन सी 4-5 इंडस्ट्री है जो अभी बूम होने वाली है नेक्स्ट 4-5 इयर्स? मुझे लगता है क्विक कॉमर्स अभी और बढ़ने वाला है. ओके. क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है. करेक्ट. इतना बड़ा है कि पूरा क्विक कॉमर्स ने अभी इसको कवर नहीं किया है. अभी आप देखें तो जेप्टो और ब्लिंकिट 2 चीजें आप जानते हैं. शायद आपको पता हो कि एक Amazon का तेज भी आ चुका है और फ्लिपकार्ट का मिनट्स भी आ चुका है, और ऐसे और भी बहुत से छोटे छोटे और आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है क्विक कॉमर्स इज वन थिंग, दैट इज द न्यू बिग थिंग. क्योंकि सन 2000 के दशक में आया ई कॉमर्स, जिसने शॉपिंग करने का तरीका हमारा बदल दिया. अब आ गया क्विक कॉमर्स जो नेक्स्ट लेवल पे आ गया. इमेजिन कीजिए सुबह 7 बजे आपको ब्रेड चाहिए, मक्खन चाहिए, वो 8 मिनट में आपके पास आ जाता है. करेक्ट. इट्स लाइक मैजिक. तो सर यूजुअली क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि यार सिस्टम्स हम बिल्ड कर देंगे तो बिजनेस वुड बी अ सक्सेस फॉर अस, राइट? बट इवेंचुअली बिजनेस का सक्सेस होने के लिए लक इज आल्सो अ वेरी बिग फैक्टर एट टाइम्स, करेक्ट? जैसे अगर लेटरली हम देखें तो रातों रात एक पूरी इंडस्ट्री बंद कर दी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ने, करेक्ट? सो डू यू थिंक दैट लक इज आल्सो अ फैक्टर, और ओनली सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस कैन विन हियर? सफलता अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य पर निर्भर करती है, वो भाग्यवादी होते हैं. कुछ लोग कहते हैं कर्म पे निर्भर करती है, कर्मवादी होते हैं. मैं तो कर्मवादी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे से काम करें, सिस्टम से सोचकर काम करें, मेहनत से काम करें, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी. भाग्य में आप दिखाते रहें आपका क्या नक्षत्र है और हाथ पैर ना चलाएं तो कुछ भी नहीं होने वाला है. Exactly. सो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. और इसी के ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है. Okay. और वो बुक अब जल्दी ही रिलीज हो जाएगी. उस बुक का नाम है लक बाय चॉइस. हम Not अक्सर by कहते हैं नॉट बाय चांस. अक्सर लोग कहते हैं लक बाय चांस, बट मैं ये समझता हूँ देयर इज नो लक बाय चांस. इट्स ओनली बाय चॉइस. यू मेक द राइट चॉइस, राइट डिसीजन, right actions, and then you create your own luck. No, absolutely sir, it does make sense what you're saying, and I hope audience को भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा, उनका भी पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, and eventually और ज्यादा insights के लिए they'll surely join your course and understand from you because you're an expert in it, और आपने बाकी सबको हेल्प किया. तो for sure कोई भी एक भी budding entrepreneur है या फिर settled entrepreneur भी है जिसको अपने systems in place करने हैं, for more details he can surely get in touch, and I hope कि the course that you're doing it flourishes. First batch abhi out ho jayega, I think in what? Next week we are finishing and concluding the first batch. And the next batch is coming in what? When? In 2 months time, in March 26 we will be launching our next batch. Oh, lovely. Yeah.
So I think by then the podcast would also be live and people would be able to join the next Yeah, batch yeah, after seeing the testimonials of the previous Yeah, batch. yeah, No, so it was lovely hosting you, and I hope we have great takeaways from the podcast. Thank you so much, Nidhi. It was a pleasure being here, and you've been a very, very nice host. Thank you. And what are the certain systems that I should put in place? You need to do the course. Thank you. Thank you. Lovely Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Har Har Mahadev. Thank you.